हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास तक के क्वेश्चन में हमने मतलब टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस तो लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में रूल्स रेगुलेशन जान लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने बनाया था। उसके बाद हमने टैक्स लायबिलिटी के भी रूल आपको बता दिया था, क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है और कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट किस किस सिचुएशन में टैक्स देता है, नॉट ऑर्डिनरी किस सिचुएशन में टैक्स देता है और नॉन रेसिडेंट किस सिचुएशन में टैक्स देता है। ये सारी बातें कर लिए थे और टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग कर लिए थे। लेकिन इस बीच रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट आया है और कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं बन रहा है, तो इस वजह से आज हमारा जो क्लास होगा वो उसी क्वेश्चन को कराने के लिए होगा। ठीक है, तो आज चलिए जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था वो क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि भाई कौन से क्वेश्चन आप लोग को नहीं बन रही है, तो आपकी बुक एचसी मेहरोत्रा जो इनकम टैक्स का बुक है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे बहुत लोगों का कॉल आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 5 उनसे नहीं बन रहा है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखेंगे आप सभी अपने बुक पे और सुनेंगे। जिनके पास बुक नहीं वो क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन सिंस 1999, मतलब बोल रहा है कि एक्स जो है वो एक्स जो है मिस्टर एक्स जो फॉरेन सिटीजन है। यहाँ के सिटीजन नहीं, वो कहाँ के सिटीजन है, फॉरेन के सिटीजन है, भारत विदेशी नागरिक है। He comes to India every year in month of April for 105 days। वो बोल रहा है कि वो 1999 से कंटिन्यू हर साल 105 दिनों के लिए भारत आता है। वह 1999 से प्रति वर्ष अप्रैल में 105 दिन के लिए भारत आता है। वो हर साल 105 दिन के लिए हर साल 105 दिन इंडिया में क्या करता है, वो रहता है। ठीक है, हर दिन 105 दिन रहता है। आगे कहता है फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आपको 2021 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए निकालना है, ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें देता है। नंबर 1, इफ एक्स इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब बोल रहा है कि अगर मिस्टर एक्स जो है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है तो क्या होगा। मिस्टर एक्स जो वो इंडियन ओरिजिन नहीं है तो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनाना पड़ता है। चलो टेबल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। 5 के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं अपन लोग। 5 नंबर है, ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं अपन लोग, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉरेन सिटीजन है ना, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, फॉरेन सिटीजन। तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपन लोग फॉरेन सिटीजन, ये बंदा क्या है, फॉरेन सिटीजन है। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ये लिख लेंगे। टेबल आप बना लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर टेबल बनाना जरूरी है क्या, जरूरी भी है, और अगर आपको टेबल में क्या ज़्यादा बेटर है, कई लोग बोल रहे थे हम सीधा लिख लेते हैं क्या, तो लिखना है तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा कॉलम बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे कंडीशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड कंडीशन, क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है रूल के अकॉर्डिंग वो लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल क्या कंडीशन था सामने वाले का वो लिख लेंगे। पास्ट प्रीवियस ईयर का सिचुएशन, पास्ट प्रीवियस ईयर का सिचुएशन, पास्ट प्रीवियस ईयर का एक्चुअल में सिचुएशन एंड फुलफिल्स, क्या वो रूल्स को फुलफिल्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। फुलफिल्स जो कर रहा है वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला बेसिक कंडीशन। सो बेसिक कंडीशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, बेसिक कंडीशन कहता है कि पिछले साल एटलीस्ट, एक्चुअल में रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 182 डेज और मोर, जबकि पास्ट प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं कहता इसके बारे में। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर वो बंदा इंडियन ओरिजिन है नहीं है, अगर वो बंदा इंडियन ओरिजिन नहीं है, वो बंदा एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर नहीं जाता है, और वो बंदा इंडियन शिप में क्रू मेंबर नहीं है, कोई इंडियन सिटीजन है, वो बंदा इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, या जो इंडियन ओरिजिन है, और या फिर वो जो क्रू मेंबर नहीं है, अगर क्रू मेंबर ये सब नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, एटलीस्ट 60 डेज और मोर, किसमें, प्रीवियस ईयर में, और मोर प्रीवियस ईयर में, और पास्ट प्रीवियस में कितना, एटलीस्ट, साथ में एटलीस्ट 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर लेना है अपन लोगों को, और एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे। जबकि एडिशनल कंडीशन की अगर मैं बात करूं एडिशनल कंडीशन की अगर हम बात करें तो एडिशनल कंडीशन क्या कहता है, एडिशनल कंडीशन कहता है
प्रीवियस ईयर के बारे में तो कुछ नहीं बोलता, पास्ट प्रीवियस ईयर के बारे में बोलता है एटलीस्ट 730 days और मोर इन 7 पास्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड एटलीस्ट 2 times fulfills the rules of basic condition in 10 past preceding year, ठीक है, इस तरह से। तो ये सिचुएशन आप बनाना चालू करते हैं, ठीक है। ऊपर नंबर केस नंबर 1 लिख लेना। क्या लिखा था? इफ मिस्टर एक्स इज नॉट अ इंडियन ओरिजिन। नंबर क्या था? इफ मिस्टर एक्स इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, नहीं इंडियन सिटीजन बोला था, क्या बोला था? इंडियन ओरिजिन था, इंडियन ओरिजिन। अगर मिस्टर एक्स इंडियन ओरिजिन नहीं है तो क्या होगा? जब इंडियन ओरिजिन नहीं है, इंडियन ओरिजिन होता तो उसमें कई वाला रूल लग जाता। इंडियन ओरिजिन नहीं है तो फिर उसके लिए क्या क्या रूल रहेगा? दोनों ऑप्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्या है, मिस्टर एक्स जो है हर साल 1999 से रेगुलरली हर साल 105 दिन के लिए इंडिया क्या करता है? आता है। एमपी क्वेश्चन है, इंडिया क्या करता है? वो आता है। तो पिछले साल कितने दिन रहा होगा? पिछले साल उसका एक्चुअल कंडीशन 105 दिन रहा होगा। कितना रहा होगा? 105 दिन रहा होगा। तो क्या उसने ये वाला फुलफिल किया? नहीं। तो फिर उसके पास ये वाला ऑप्शन है 105 दिन। चलो 105 दिन ये वाला फुलफिल कर दिया, ठीक। अब इस बंदे को 4 साल में ही फुलफिल करना है, मोर इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर। 4 पास्ट प्रीवियस ईयर में उसको कम से कम 365 दिन से अब उसको रहना है। तो देखो 4 साल में रह रहा है क्या? 105 इंटू कितना कर दो? 4 कर दो, 420 होगा, है ना। देखो 420 भी रह जा रहा है। 105 दिन पिछले साल रह गया, 420 दिन पिछले 4 सालों में रह गया, है ना। एक्चुअल में 4 सालों में इतना दिन रह गया, ठीक। 7 साल का भी देख लो, 7 साल का ही मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 साल में 735 दिन रह रहा है, देखो ना 7 साल में कितना दिन रह रहा है? 735 डेज। कैसे निकाले? 105 इंटू 7 साल में 135 दिन रह रहा है, 735 दिन। तो देखो ये बंदा जो है अगर ये पूरा कर देता है तो ये तो पूरा कर ही देता है। मोर देन लिख दो, मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स भी तो है, 2 टाइम्स ये पूरा कर दिया तो ये तो पूरा कर ही देता है, ठीक है। तो देखो ये भी कंडीशन फुलफिल्स कर रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल्स कर रहा है। तो इस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हुआ? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या होगा ये? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। ये इसका आंसर आएगा। आप लोग आंसर में पूरा जैसे मैं बताया था लिख के लिख लेना, अच्छे से स्टेटमेंट देके लिख लेना, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ये क्वेश्चन को। अच्छा, इसी में क्या कहा था हम लोगों को? फिर से मिटा दें। इसी में हम लोग को क्या बोला था? इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कहता है? इसी क्वेश्चन में कहता है, अगर देखा जाए, बोल रहा है कि अगर मिस्टर एक्स, क्या बोल रहा है देखो, नंबर 2 कंडीशन क्या कहता है? लिखा हुआ है मिस्टर एक्स वॉज बॉर्न इन पूना इन 1939। अगर मिस्टर एक्स पूना में जन्मे होते, मिस्टर एक्स वॉज बॉर्न इन पूना, क्या कंडीशन दिया है? मिस्टर एक्स इज बॉर्न इन पूना। पूना कहां पर है? इंडिया में। इन 1939, 1939। मतलब मिस्टर एक्स अगर 1939 में भारत में जन्मे थे, अभी सिटीजन कहाँ के? फॉरेन के हैं, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। इससे पहले भारत के सिटीजन थे, अभी वो फॉरेन के सिटीजन यानी इंडियन ओरिजिन हुए। क्या हुए? बंदा इंडियन ओरिजिन हुआ। देखो 1900, अगर वो 1939 में इंडिया में जन्मा होता तो फिर वो क्या बन गया? अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा था, यानी वो बंदा क्या बन गया? इंडियन सिटीजन, ओके। क्या बन गया? वो बंदा इंडियन सिटीजन हो गया, ठीक है। जब वो बंदा इंडियन सिटीजन हो गया है, सॉरी इंडियन ओरिजिन हो गया, सॉरी इंडियन ओरिजिन हो गया, फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन हो गया, तब फिर क्या है? तो याद है ना, इंडियन ओरिजिन के लिए सिर्फ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा इंस्टीड ऑफ 60 डेज। मतलब 60 डेज की जगह 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा, है ना। तो 182 डेज वाला एप्लीकेबल होगा। चलो देखते हैं। तो सिर्फ यही वाला होगा ना, ये वाला नॉट एप्लीकेबल है। यहां लिख देना नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। आप लोग सीधा सीधा लिखिएगा, जगह नहीं करके ऐसा लिखा मैंने, सीधा लिखिएगा नॉट एप्लीकेबल, ओके। चलो देखो, तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए देखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछले साल में क्या वो 182 दिन रह पा रहा है? नहीं भाई, वो तो हर साल 105 दिन के लिए तो बेचारा आता है। कितना दिन रह रहा है? 105 दिन। क्या वो पहला रूल फुलफिल कर रहा है? नहीं सर,
पहला नहीं कर रहा तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब पहले ही नहीं कर पा रहा है तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। उम्मीद है आगे होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा बन गया। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक, ओके। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स लोग का मेरे पास कॉल आया था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बन रहा था, तो 7 देख लेते। चलो 7 हम आपको बता देते। 7 देखो, 7 में अच्छा वैरायटी वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें ना वर्किंग नोट भी, अच्छा खासा वर्किंग नोट भी। चलो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सिखाया हूं ना मैं कि जब भी क्वेश्चन को लिखते हो तो आप लोग लेफ्ट और ऐड लिख लो। कब इंडिया को लेफ्ट किया वो लिख लो, कब इंडिया में ऐड हुआ वो देख लो बस, और उल्टा आप लोग प्रीवियस ईयर से गिनना क्या कर लो, चालू कर लो। चलो वैसे ही काम करते हैं। देखो क्या लिखता है, मिस्टर मैत्रा, मैत्रा नाम है इसका, क्या नाम है, मैत्रा, मिस्टर मैत्रा नाम है, मैत्रा, मैत्रा नाम है कुछ, ठीक है। मिस्टर मैत्रा है, कुछ नहीं बोल रहा तो इंडियन सिटीजन मान लो, ठीक है। मिस्टर इज अ सिटीजन ऑफ यूके, अच्छा सॉरी यूके का सिटीजन है। कहाँ का सिटीजन है, यूके का, मतलब ये भी बंदा फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। ये भी बंदा फॉरेन सिटीजन है, पूरा लिख लेना, यूके का बंदा मतलब फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। देखें, मिस्टर मैत्रा इज अ सिटीजन ऑफ द यूके, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मई 2013। बोल रहा है कि पहली बार यूके का सिटीजन है और फर्स्ट टाइम इंडिया क्या हुआ, आया। 1 मई 2013 को इंडिया आया, यानी इंडिया ऐड हुआ। 1 मई 2013 को इंडिया क्या हुआ, वो आया। 1 मई 2013 को इंडिया आया। आप ना थोड़ा और अगर आपको कंफ्यूजन ना होना तो आप सेशन को लिख लिया करो। देखो 1 मई 2013 कौन से सेशन को बिलोंग कर रहा, सोचो सोचो कौन से सेशन से एसोसिएट है, 2013-14 से एसोसिएट है। देख लो मई 2013 मतलब 13-14 से एसोसिएट है, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या कहता है, देखें, ही स्टेड हियर विदाउट एनी ब्रेक फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद बिना किसी ब्रेक के यहाँ 3 साल रहा, रहने दो क्या दिक्कत है। एंड लेफ्ट फॉर बांग्लादेश ऑन 1 मई 2016। अब उसके बाद 1 मई कहीं भी जाए, जा तो रहा है ना, बांग्लादेश निकल गया 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को यहाँ से सीधा उड़ान भरा, कहाँ के लिए, बांग्लादेश के लिए, ठीक है। कौन से सेशन में, मई 2016 बोले तो 16-17, ठीक है। 16-17 में यहाँ से चला गया, ठीक है। आगे देखें, ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2017। उसके बाद फिर वापस आया इंडिया, फिर इंडिया में आ गया वापस। कम बैक भी लिख सकते हो। कब आया वापस, 1 अप्रैल 2017 को आया। 1 अप्रैल 2017 सेशन देख लो, 17-18 में वापस आ गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एंड वेंट बैक टू यूके ऑन 1 दिसंबर 2017। और फिर इंडिया छोड़कर चला गया 1 दिसंबर 2016 को, सॉरी 16 है, 17 है, 17 को चला गया, हाँ 1 दिसंबर 2017 को यहाँ से क्या हो गया, चला गया, ठीक है। 17 को यहाँ से चला गया। कौन सा सेशन में चला गया, दिसंबर बोले तो 17-18 में ही चला गया, ओके, 17-18 में चला गया। और ही वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20 जनवरी 2020। और फिर इंडिया वापस आया 20 जनवरी 2020 को। 20 जनवरी 2020 सेशन बोलेंगे तो 2019-20, ठीक है। ये सेशन में वापस आ गया, ठीक, बस। और रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। चलिए, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, पहला हमको मतलब है 182 दिन पिछले साल में रहा कि नहीं रहा, अपन को पिछले साल का सिचुएशन देखना है। देखो कैसे बनाओगे, देखो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्या है भैया, 2019-20, ठीक है। वर्किंग नोट ऐसी रफली वर्क करेंगे। 19-20 में रहा कि नहीं रहा ये देखते। देखो क्या लिखा है, देखो दिमाग लगाओ। 17-18 में यहाँ से इंडिया से चला गया था और वापस कब आया, कौन सेशन में, 19-20 में वापस आ रहा है। अभी कब आ रहा है, जनवरी में 2020, जनवरी 2020 में वापस आ रहा है। मतलब ये जो साल रहा होगा 19-20 वाला, वो अप्रैल से लेकर मार्च तक रहा होगा। अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 तक रहा होगा। ये बंदा जनवरी में आया, मतलब पूरे साल भर नहीं रहा, सिर्फ जनवरी में रहा, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 2019-20 में। 2019-20 में सिर्फ 3 महीना इंडिया में रहा है। कितने महीना रहा इंडिया में, 3 महीना रहा है, ठीक है। यानी कि कौन से 2019-20 में कौन सा महीना रहा, जनवरी रहा, फरवरी रहा और मार्च रहा। इससे पहले तो नहीं रहा वो, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो जनवरी में कब आया, देखो 20 जनवरी को आया, 20 जनवरी को आया। तो जनवरी में कितने महीने होते, 31 दिन होते हैं ना, 31 दिन होते, गिन लो, सीधा गिन लो। जनवरी में कितना महीना रहा, 20 तारीख को आया, तो 20
21, 20, 21, 22, मैं डायरेक्टली निकालता हूँ 31 है, 20 तारीख को आया तो 11 दिन वो हो गया, मतलब 20 तारीख को आ रहा है तो 11 दिन अलग हो गया, और 20 तारीख का आया, 20 तारीख को भी गिन लो 12 दिन, यानी जनवरी में कितना दिन रहा, 12 दिन। ठीक, 20 तारीख को आया ना यार, 30 दिन मतलब 31 दिन होता है जनवरी में, तो 30, 10, 10, 11 मतलब 20 को अलग कर दो, 31 में 20 घटा दो, कितना हुआ 11 दिन, और फिर एक 20 जिस दिन आया उसको जोड़ दो, कितना हो गया 12 दिन। ठीक है, फिर फरवरी कितना लीप ईयर है तो 29 डेज रहा होगा, 2020 है लीप ईयर रहा पूरा 29 डेज और 31 दिन। देखो कुल मिला के कितना दिन रह रहा है, तीनों को जोड़िए, जोड़ लीजिए तीनों को, 12 क्या क्या दिया, 12 प्लस 29 प्लस 31, 72 डेज रह रहा है। कितना डेज रह रहा है, 72 डेज रह रहा है। क्या वो ये वाला पूरा कर रहा है 182 दिन वाला, नहीं 82 दिन वाला नहीं कर रहा, तो फिर इसमें जाएंगे 60 डेज वाला, 60 डेज वाला तो कर रहा है ना, 72 डेज ये तो कर रहा है ना, इसको कर लो। क्यों लिया मैंने, अगर ये इंडियन सिटीजन होता, काम के सिलसिले में जाता है, किसी सिलसिले में जाता, तब अपन 182 दिन वाला लेते। ये तो फॉरेन सिटीजन है और इसमें लिखा भी नहीं काम काज वाली बात, तो सीधा सीधा अपन 72 दिन मैंने ये वाला पूरा कर दे रहा 60 दिन। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, पिछले 4 सालों में देखेंगे 365 दिन से ज्यादा रहना है इसको 4 सालों में। चलो देखते हैं 4 सालों में, तो इसको मिटा दें हम, अभी पिछले साल वाला मिटा दो, अब 4 सालों में देखो, पास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले 4 सालों में पास्ट प्रीवियस ईयर, तो पिछला 4 साल देखते हैं, 18 19 19 20 था, 18 19 17 18 16 17 और 15 16, ये 4 साल में देखते। चलिए देखिए 17 18 में यहां से गया था और आया कब 19 20 में, तो यानी कि 18 19 रहा ही नहीं वो। फिर 17 18 की बात करते हैं, 17 18 में कब आया, देखो साल 17 18 में वो देखो यहां से आया था, देखो 17 18 में आया और फिर 17 18 में गया था, तो 17 18 में आया था 1 अप्रैल को और फिर गया कब 1 दिसंबर को। तो देखो यहाँ पे आप 17 18 का ऐसा वर्किंग नोट कर सकते हो, 17 18 के लिए ऐसा वर्किंग नोट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ऐसा देख लो। देखो अप्रैल में आया, 1 अप्रैल को आया तो पूरा अप्रैल का पूरा महीना रहा, मई का पूरा महीना रहा, जून का पूरा महीना रहा, जुलाई का पूरा महीना रहा, अगस्त का भी पूरा महीना रहा, सितंबर का भी पूरा महीना रहा, अक्टूबर का भी पूरा महीना रहा, नवंबर का भी पूरा महीना रहा, 1 दिसंबर को यहाँ से चला गया, यानी दिसंबर का कितना महीना रहा, 1 महीना रहा। उसके बाद तो फिर आया ही नहीं, उसके बाद तो फिर सीधा 19 20 में आया ना, कि जनवरी फरवरी मार्च, 18 में नहीं रहा। तो देखो 17 18 में कितना दिन रहा, जोड़ लो सबको, फटाफट जोड़ लो, 17 18 के दिन को जोड़ लो, 30 है प्लस कितना है यार, सीधा जोड़ो ना ऐसी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या 24, 240 दिन, 240 दिन वो हो गया, प्लस और एक्स्ट्रा दिन कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 245 दिन, कितना हो रहा है 245 दिन, 245 दिन यहाँ पे क्या हुआ रहा, साल 17 18 में 245 दिन रहा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, चलो 17 18 का हो गया हिसाब किताब। अब हम 16 17 की बात करते हैं, 16 17 की बात करते हैं। देखो 16 17 वाले साल में कितना रहा, 16 17 साल में यहाँ से निकल लिया था कब, वो 1 मई को निकल लिया था, मतलब ये रहा, और आया कब था 2013 में, मतलब 1 मई को यहाँ से चला गया था। ठीक है, तो 16 17 की बात करते हैं, तो 16 17 का देखो अप्रैल रहा, मई रहा होगा, जून रहा होगा, है ना। तो 16 17 वाले साल में 1 मई 2016 को निकल लिया, अप्रैल पूरा 30 रहा और 1 तारीख को निकल गया, यानी कि कुल मिला कितना दिन रहा, सिर्फ वो 31 दिन ही उस साल में रहा ना, चला गया ना। उसके बाद तो सीधा फिर अगले साल आ रहा है ना, तो चला गया, तो कुल मिला कितना दिन रहा, सिर्फ 16 17 में 31 दिन ही रहा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 15 16 की, किसकी बात करते हैं 15 16। तो 15 16 के पहले देखो आया कब था 13 14 में, उसके बाद तो कंटिन्यूसली था ही था, यानी 15 16 में तो यहाँ रहा ही होगा। तो 15 16 में पूरा 365 दिन, नहीं 366 दिन। बोलोगे सर 366 क्यों, साल में 365 दिन होते हैं, बट 2016 में तो लीप ईयर है ना, तो 366 दिन नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 366 प्लस 31 प्लस 245, कितना आ गया 642, टोटल कितना हो गया 642, यानी पिछले 4 सालों में 642 डेज यहाँ पे बंदा रहा है। चलो, यानी कि पहला बेसिक कंडीशन तो इस बंदे ने फुलफिल कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, पिछले 7 सालों में देखेंगे क्या ये 730 दिन रहा इंडिया में कि नहीं रहा, 730 दिन इंडिया में रहा कि नहीं रहा, ये देखेंगे। चलो पिछले 7 साल भी देख लो, 2000 इसी में जोड़ लो आगे, 2014 15 2013 14 2012 13, देखो गिनो कितना हो रहा है, 3 4 3 7। ओके, चलिए, तो 2013 14 में यहाँ आया था, तो 14 15 भी पूरा 365 दिन रहा, और 13 14 में कब आया था, मई में आया था, 13 14 में कब आया था, मई में आया था।
यानी कि देखो अगर तुम अकल लगाओगे 13-14 में साल में कितने दिन रहोगे 365। वो 1 मई को इंडिया आया था, 1 मई को इंडिया आया था, यानी कि अप्रैल भर इंडिया में नहीं रहा, यानी अप्रैल का सिर्फ 30 दिन इंडिया में नहीं रहा। नहीं लगा सकते अकल भाई, 1 मई को यानी साल के शुरुआत में आया, 1 मई को ही तो आया है, यानी अप्रैल भर नहीं रहा, बाकी पूरा साल भर तो रहा ना इंडिया में। तो सीधा 365 में अप्रैल का घटा दो 30 दिन, तो कितना दिन हुआ 30 दिन, 335 दिन हो गया, है ना। और उससे पहले तो था नहीं यहाँ पे, तो फिर कट कर दो, ठीक, जोड़ लीजिए। तो कितना हुआ, आप जोड़ लीजिए सबको, कितना हो रहा है सबको जोड़ो, पूरा 7 साल का जोड़ लो, कितना आता देखो 335 प्लस कितना होता है 365 प्लस होता है 366 प्लस 31 प्लस 245 प्लस बस हो गया 1342। कितना हो गया 1342, ये हो गया 1342। तो यहाँ लिख देंगे कितना 1342, 7 सालों में 1342। और ये वाला तो मोर देन 2 लिख ही दिया करो, ये तो है ही है, ये अगर हो गया तो ये तो होगा ही होगा मोर देन 2। देखो ना कितना सारा 182 दिन से ज़्यादा रह रहा है ना, यस कर दो, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो ये बंदे का क्या रेसिडेंट हो गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आंसर लिख लोगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक क्या कर लो, छाप लो, ठीक है, लिख लेंगे। बाकी क्वेश्चन तो इजी है। एक क्वेश्चन मेरे लिए आया था 9 नंबर क्वेश्चन आया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला। देखो ये ओरली बन जाएगा अपन लोग से, सुनना मैं क्या सिखा था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल क्या था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी 3 कंडीशन होता है, बेसिक कंडीशन, नॉट सॉरी उसके लिए भी कंडीशन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी का क्या कंडीशन, बेसिक और एडिशनल फुलफिल करना है, नॉट ऑर्डिनरी का सिर्फ बेसिक फुलफिल करना है, एडिशनल नहीं हो सकता, और नॉन रेसिडेंट का बेसिक ही नहीं कर पाया तो एडिशनल का सवाल ही नहीं उठता। HUF का क्या कहानी है, और ये जनरली एग्जाम में आता नहीं, लेकिन फिर भी सीख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है, वहां तक इंपॉर्टेंट है। फिर भी बना रहे तो बना ही लो ना जब सीखे हैं तो, क्यों अपने को छोड़ना, ठीक है। HUF का जो बेसिक कंडीशन क्या सिखाया था मैंने आप लोग को, HUF का बेसिक कंडीशन क्या है कि फैमिली का 100% कंट्रोल और थोड़ा बहुत भी कंट्रोल अगर इंडिया से होता है तो उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, ठीक है। बाकी एडिशनल कंडीशन किसका देखते हैं, जो फैमिली का जो हेड होता है ना, हेड बंदा जो होता है, फैमिली का जो मेन हेड ऑफ द जो फैमिली होता है, कर्ता जो होता है फैमिली का, क्या होता है, जो कर्ता होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, वही पिछले 7 सालों वाला 730 दिन वाला, जैसे कि अपन रेसिडेंशियल उसमें देखते थे इंडिविजुअल में, पिछले 730 दिन और 10 दिन। सब फैमिली का एक बंदे का नहीं देखते रहोगे कौन कौन कहाँ घूम रहा है, सीधा उसके कर्ता का देखोगे। दोनों फुलफिल कर दिया मतलब हो गया काम, ठीक है। तो वही चीज इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते देखो क्या लिखा है। राम इज कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ही वेंट आउटसाइड इंडिया ऑन 1 मई 2019, 1 मई को वो इंडिया से बाहर गया, लेफ्ट कर देना, ठीक है। ही केम बैक ऑन 10 फरवरी 2020, फिर वापस आया, ऐड कर देना। इन हिज एब्सेंस, इस बीच उसका, इसके एब्सेंस में द बिजनेस ऑफ द फैमिली वाज कंट्रोल्ड बाय हिज ब्रदर, उसके एब्सेंस में बिजनेस कौन कंट्रोल कर रहा था, उसका ब्रदर कंट्रोल कर रहा था। यार करने दो ना ब्रदर को, उससे मतलब नहीं, करता ही होता है, फैमिली कोई भी कंट्रोल करे। द फैमिली हैज बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन चाइना, मतलब उनका बिजनेस इंडिया में भी है और चाइना में भी है। यार इंडिया का नाम आ गया ना, मतलब इसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, और मैं समझता हूँ इसका एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल हो ही जाएगा, क्योंकि वो यहीं रहता है तो 7 साल तो निकल ही जाएगा उसका, 730 दिन से ऊपर। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा भैया, देख लेना ना, बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर दिया, एडिशनल तो कर ही देगा, 730 दिन से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कंपनी के बारे में मैंने क्या सिखाया था, कंपनी या तो ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। ऑर्डिनरी कब होगा, जब कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ऑर्डिनरी है। देखो ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, देखो है तो फॉरेन कंपनी। इन द प्रीवियस ईयर 1920 इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, देखो मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है मैनेजमेंट, तो ये कौन सी कंपनी हो गई, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या कर लीजिएगा कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन हम ना कल ही देखेंगे अपन, आगे का नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। तो अब तो हमारा जो है रेसिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चन क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक आप कंप्लीट करिए अच्छे से, कुछ एग्जांपल वगैरह भी ट्राई कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जांपल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन कराया था, कुछ करे हो गए तो देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू स्टूडेंट्स, लिख लेंगे।